नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस कार्यक्रम को जन उत्सव के रूप में मनाया जाए, जिसमें आम जनता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। साथ ही राज्य भर में स्वच्छता अभियान चलाने और रोड शो के माध्यम से जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने से राज्य में पर्यटन और व्यापार को नया बढ़ावा मिलेगा। वहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। और वहीं राजधानी देहरादून से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन के प्रयासों से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की अनूठी पहल की जा रही है। साधुराम इंटर कॉलेज में राज्य का पहला मॉडल इंटेंसिव केयर सेंटर संचालित किया जा रहा है, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर, संगीत, योग और खेलकूद की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जिलाधिकारी सबिन बंसल के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत अब तक 325 वंचित बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें शिक्षा से जोड़ा गया है। इनमें भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी और कूड़ा बिनने वाले बच्चे भी शामिल हैं। ये सेंटर न सिर्फ शिक्षा बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक नई मिसाल बनकर उभर रहा है। देहरादून में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि चारधाम यात्रा से हम श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ स्थित हॉस्पिटल का परिचालन शुरू करने जा रहे हैं। मंत्री ने जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएमओ को अलर्ट मोड पर रहकर कार्य करने के इस दौरान निर्देश दिए गए। को लेकर के चारधाम यात्रा की तैयारियों के बारे में जो सीएमओ से पौड़ी, चमोली, टेरी, उत्तरकाशी जो चारधाम यात्रा मार्ग में इनका है, उन सबसे चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के चर्चा भी। और चारधाम यात्रा में विगत वर्ष जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, टारगेट ये किया गया कि नंबर्स को और घटाइए। दूसरा जो स्क्रीनिंग है, हम लोगों ने इस बार कुछ हमारे पॉइंट्स पे हम हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जो होती है जिस कारण ज़्यादातर यात्रियों की मौत होती है, उसके लिए एक सिस्टम हम ये भी कर रहे हैं कि इस बार ईसीजी भी उनकी की जाएगी। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त नजर आ रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के एसएसपी के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में किराएदारों और घरेलू नौकरों के अनिवार्य पुलिस सत्यापन की सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर गौरा शक्ति मॉड्यूल के व्यापक प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया है। अधिकारियों को गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की तलाश में संवेदनशीलता बरतने और ऑपरेशन स्माइल के तहत बरामदगी में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस सत्यापन अभियान को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलाने और जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सबिन बंसल ने मंगलवार को दूसरे दिन भी जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुनी थी। अब इसमें 212 से अधिक शिकायतें, 50 से अधिक का संदर्भ प्राप्त हुई, जिनमें आपको ये बता दें भूमि विवाद, सड़क, पानी और आपसी विवाद
प्रमुख रहे। डीएम ने अधिकारियों को मामले का समयबद्ध और त्वरित निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए हैं। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत एसएसपी की सख्ती का असर दिखने लगा है। शहर के 50 पब, बार और होटलों ने अपने सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस पुलिस को उपलब्ध कराया है। अब कंट्रोल रूम से इन प्रतिष्ठानों की लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस का यह कहना है कि इससे आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई में मदद मिलेगी। आपको बता दें, पुलिस ने अब निगरानी बढ़ा ली है। 50 पब, बार और होटलों के सीसीटीवी फुटेज भी अब जो पब, रेस्टोरेंट और जो बड़े जहां पर भी अल्कोहल सर्व होता है, ऐसे जो स्थानों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने उनका जो एक्सेस कंट्रोल है सीसीटीवी का, जो उनके फ्रंट डोर पे और उनकी सामने पार्किंग या रोड हेड पे हम लोगों ने उनके 2 एक्सेस लिए हैं, ताकि जो पब और बार की जो क्लोजिंग की जो टाइमिंग है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकें। साथ में अगर वहाँ कोई इस तरीके से गतिविधियाँ या संदिग्ध गतिविधियाँ नजर आती हैं उस पर भी हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। उसके लिए सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है और उसके लिए विशेष रूप से जो हमारी एक टीम है जो इस पर भी नजर रखेगी। मुझे उम्मीद है कि इससे निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। और वही हरिद्वार के ग्राम इब्राहिमपुर में पारिवारिक विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। कहासुनी के बाद दोनों ओर से दर्जनों लोग आमने सामने आ गए हैं और लाठी, डंडों और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया गया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और गांव में अफरा तफरी मच गई। इस झड़प में करीब 6 से 8 लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है। अगली खबर लक्सर से आपको बता रहे हैं, जहां तहसील के अधिवक्ता सत्येंद्र चौधरी द्वारा कोर्ट जाने की चेतावनी के बाद नगर पालिका परिषद हरकत में आई। जानकारी के अनुसार पालिका ने लक्सर शुगर मिल से 56 लाख रुपए गृह कर और व्यापार कर के रूप में वसूल किए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि अधिवक्ता ने आरटीआई के तहत मिल द्वारा दिए जा रहे कर की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हमारा जो है संपत्ति कर को लेके नगर में सर्वेक्षण चल रहा है, भवन कर सर्वेक्षण, जिसके तहत जो है इसका शुगर मिल लक्सर का भी भवन कर सर्वेक्षण कराया गया। इसका ड्रोन सर्वे करा के एरिया कैलकुलेट कराया गया और एरिया कैलकुलेट करा के जो आपका सर्कुलेट के हिसाब से इस पे हाउस टैक्स जो है 56 लाख समथिंग जो है टैक्स बना, जिसका उपविधि के अनुसार 20% छूट देते हुए 40,84,347 भवन कर जमा करा दिया। और इसकी बार बार इधर कंप्लेंट भी आ रही थी, सब शुगर मिल से टैक्स नहीं वसूल जाता, उसको भी संज्ञान में रखा गया। और फिर चावल क्या है कि सन 1989 से आज तक भी नगर पालिका द्वारा, नगर पंचायत द्वारा राय बहादुर शुगर मिल लक्सर से कोई भी हाउस टैक्स के रूप में कोई धनराशि नहीं वसूल की गई। और ये जो 56 लाख लगभग 40 लाख के आसपास अभी जो वसूली की गई है, ये 1 वर्ष की बनती है। क्या नगर पालिका के कर्मचारी, क्या नगर पालिका के चेयरमैन को कानून की जानकारी नहीं है? क्या स्थानीय जो विधायक है उन्हें पता नहीं कि भाई कितने बड़े संस्थान से आप टैक्स क्यों नहीं ले रहे? इनकी जो क्या है कि एक सेटिंग चल रही थी और सेटिंग के तहत ये चीजें हो रही थी। और राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें निरंजनपुर मंडी के पास सुबह करीब 6:37 पर बिजली के तारों में अचानक आग लग गई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन देहरादून की टीम मौके पर पहुंची और मिनी फायर टेंडर की खोज रील के जरिए आग पर काबू पा लिया गया। अब ऐसे में गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली, लेकिन समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
उत्तराखंड के नैनीताल में देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के कारण शहर कोहरे और बादलों की चादर में लिपट गए हैं, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। बारिश की वजह से नदी नालों में उफान आया हुआ है। वहीं कई जगहों पर पहाड़ों से पत्थर गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे ग्रामीण मार्ग बाधित हो चुके हैं। सड़कों पर पानी भर गया है और निर्माण कार्य भी अब ठप पड़ गए हैं। बारिश और ठंड का असर इतना ज्यादा है कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बेहद कम हो गई है, जबकि पर्यटक भी होटलों में ही रहने को मजबूर हैं। अप्रैल महीने में यहां दिसंबर जैसी ठंड महसूस की जा रही है और लगातार बारिश के चलते गंदगी और कूड़ा झील में जाने से पर्यावरण पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। राजधानी देहरादून में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। शहर में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश ने ठंडक बढ़ा दी है और लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग ने पहले ही पूरे प्रदेश में खराब मौसम का पूर्वानुमान जारी किया था। आज राज्य के 6 जिलों टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर समेत देहरादून में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है, जबकि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर एक बार फिर कौसानी ने अपनी अलग पहचान दर्ज कराई है। दशकों से हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे वरिष्ठ होटल व्यवसायी बीडी जोशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान की सराहना है, बल्कि पूरे कौसानी के पर्यटन उद्योग के लिए गर्व का क्षण भी है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का वर्चुअल शुभारंभ किया है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर की 19 टीमों के 440 से अधिक महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो कैनोइंग, रोइंग और कयाकिंग जैसे स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय बताया है और कहा कि इस तरह की आयोजन राज्य को एडवेंचर स्पोर्ट्स और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए शारीरिक और मानसिक फिटनेस बेहद जरूरी है और खेल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही वाटर स्पोर्ट्स आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बेहद उपयोगी साबित होते हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास भी जताया है कि ऐसे आयोजन उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। और हरिद्वार से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर पर्यटन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऋषिकुल मैदान में यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है, जहां पिछले साल की तरह इस बार भी 20 काउंटरों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। महिलाओं और विदेशी नागरिकों के लिए अलग काउंटर भी बनाए जाएंगे। यात्रियों के लिए बैठने, पीने के पानी और टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेगी, ताकि किसी तरह की परेशानी ना होने पाए। जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल के मुताबिक 10 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के पंजीकरण, ऑफलाइन पंजीकरण की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और 10 तारीख से हमारा जो है वहाँ पे 100% कार्य पूर्ण हो जाएगा। जिसमें कि हम लोग 20 काउंटर लगा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए और विदेशी नागरिकों के लिए जो है पृथक से जो है काउंटर बनाए जाएंगे और वर्तमान में जो है कार्य वहाँ पर चल रहा है। हमारा 20 टॉयलेट्स वहाँ पे बन चुके हैं और 10 तारीख के बाद वो फंक्शनल हो जाएंगे और 10 के बाद जो है सारी व्यवस्था हमारी सुचारू हो जाएगी। क्या पूरा ड्रिंकिंग वाटर की जो है लाइन लगा दी जा चुकी है और जल संस्थान से पूरा जो है व्यवस्था पानी की करवा दी गई है सभी लोगों को। जैसे कि गत वर्ष जो सुविधाएं प्रदान की गई थी, वो इस वर्ष भी सारी सुविधाएं प्रदान की गई। और देवभूमि से जुड़े इस खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुपरफास्ट खबरें।